नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे मुखातिब हूँ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी 2024 के पेपर के बाद क्या ट्रेंड रहा, क्या एनालिसिस है और किस तरीके का मेन एग्जाम होगा। 2025 ऑनवर्ड्स किस तरीके से हम अपने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करें, इन तमाम बातों पर मैं अपने फैकल्टी टीम मेंबर्स के साथ आपसे चर्चा करूं। तो सबसे पहले अभिषेक, कल का आपने पेपर देखा, उसका एनालिसिस भी किया और आंसर की भी हम लोगों ने सबसे पहले अपलोड कर दी थी। जैसे ही पेपर आया है उसके कुछ घंटों के भीतर हम लोगों ने अपने सारे सेगमेंट्स के आंसर्स और की उसको अपलोड किया और ये कहा कि हम लोग उसका डिटेल एनालिसिस और डिस्कशन बाद में आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार का पेपर कैसा था? तो देखिए, अगर मैं अपने सेक्शन की बात करता हूँ, इकोनॉमिकल जो भी इकोनॉमिक क्वेश्चंस आए थे, अगर उसकी हम बात करें, लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर किया जाएगा तो इस बार का पेपर मैं कहूँगा थोड़ा सा उन्होंने इजियर रखा है, मॉडरेट रखा है। देखिए, एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम रही। हाँ, डिफिकल्टी का जो एवरेज लेवल रहता है वो थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन ये कह देना यूपीएससी का पेपर बड़ा इजी आ गया था, ऐसा होता नहीं है सर। यूपीएससी अपने एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, वो उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लास्ट ईयर क्योंकि उन्होंने पेपर बहुत टफ बनाया था, इनको काफ़ी विरोध भी फेस करना पड़ा, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था, बच्चों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लिखा भी था इनके खिलाफ। तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा उसको कंसिडर करते हुए कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स थे सर, मतलब थे, डिफिकल्ट थे तो लास्ट ईयर के। इस ईयर के भी जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि हाँ, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह के टच में रहे हैं तो आप कर ले जाएंगे, इकोनॉमिक जो क्वेश्चंस रहे। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा आपका एरिया था साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, और आपने लाइव डिटेल्ड एनालिसिस अपने कल के क्वेश्चन पेपर की किया। आपका क्या व्यू पॉइंट है, कैसा रहा पेपर, और अब आगे किस तरीके से हम लोग को आपका जो एरिया रहा है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी वगैरह, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? देखिए सर, इस बार का जो पेपर आया है, लास्ट ईयर के पैटर्न से अगर तुलना करते हैं तो इस बार का पेपर एन स्क्वायर है। इसको डिकोड करने में एन स्क्वायर बहुत ज़्यादा है। एन स्क्वायर, एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर, दो चीज़ें को टच में जो भी आदमी रहा, जो भी बच्चा था, वो उस पेपर को क्रैक कर रहा है। और सेम पैटर्न हमें मेंस में भी दिखेगा। अब मेंस में जो है आपका जो आपके कन्वेंशनल एनसीईआरटी का बेस और साथ ही जितनी भी करंट अफेयर्स की जितनी भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसको आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे, इनके नोट्स बनाते रहेंगे, उसी से संबंधित सवाल आपको अगले आने वाले मेंस में मिलने वाले हैं। तो कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। जिस हिसाब से पैटर्न है कि कोई ऐसा सवाल डाल दिया कि कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, ये सब पिछले साल तक होता था। इस साल का जो पैटर्न की एनालिसिस हम लोगों ने की, और पेपर अगर आप देखें तो पेपर का जो लेवल है वो लास्ट ईयर का पेपर तो एकदम अजीब ही था। उसको तो हाँ, वो तो एकदम अजीब पेपर था। अपसेट सवाल पूछे गए थे। इस बार ऐसे सवाल पूछे जिन्होंने बच्चों ने पढ़े हैं, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ये कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और जो एनसीईआरटी की जो रेलेवेंस थी वो वापस इस एग्जाम में लौटी है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं यूपीएससी इज बैक। मुझे लगता है कि यूपीएससी हमेशा से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेटेजिक पेपर बनाता रहा है। और एनसीईआरटी क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये बैकबोन है, बेसिस है। अगर आप इसको आधार बनाकर तैयारी करेंगे तो सिर्फ आपको एडवांस स्टडीज में कुछ बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आप बिना एनसीईआरटी के तो नहीं सकते, एनसीईआरटी मस्ट है। एक मेरे मन में एक सवाल आप लोगों से और भी है। मैं आजकल देखता हूँ मार्केटिंग का ज़माना है, एडवर्टीजमेंट, अपने आप को किस तरीके से ब्रांडिंग और प्रमोशन करना है। तो कुछ बड़े जो मनीड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, वो सोर्स ऑफ इनकम या पैसा कहाँ से मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फुल पेपर जैकेट ऐड देते हैं और लगातार एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उससे बच्चों के मन में एक बार बार ये नॉकिंग होती है, बार बार ये बात उनके दिमाग में डाली जाती है कि अगर आपको तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, खासतौर से यूपीएससी की,
तो सिर्फ ये दिल्ली में ही संभव है या ऐसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस में संभव है? और कुछ सेलिब्रिटी टीचर्स हैं, कुछ स्टार टीचर्स हैं, या हम लोग सो कॉल्ड फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली की बात करते हैं, तो फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली ये कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी है? हर आदमी के पास आज स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल पर सब लोग यूट्यूबर से लेकर ब्लॉगर, एडुकेटर के नाम पर वो लोग अपना सब्जेक्ट कुछ बताते हैं। मुझे लगता है उससे बहुत कंफ्यूजन ज़्यादा है और राइट काइंड ऑफ गाइडेंस मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब तक आप फैकल्टी मेंबर के तौर पर अपने स्टूडेंट के साथ डे टू डे इंटरेक्शन नहीं करते, उसके साथ लगातार जुड़े नहीं रहते, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, मेंस को खास तौर में ध्यान रख करके आप बच्चे का इवैल्यूएशन स्टूडेंट का नहीं करते, तो 500 या 1000 के क्लास में जहां पर इतना ज़्यादा, मुझे लगता है ये क्लास नहीं तो क्राउड है, तो उस तरीके से जो इंडिविजुअल अटेंशन या जो मेंटरिंग की बात की जाती है या जो एक स्टूडेंट के ऊपर पर्सनल अटेंशन पे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत आपस में बिखर सी गई हैं। क्या इसकी वजह से स्टूडेंट्स में कुछ भ्रम की स्थिति है या कुछ अपने के तैयारी को लेकर अविश्वास है, या ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक हम खास जगह जा कर के तैयारी नहीं करेंगे रीजनल सेंटर्स पर, वो चाहे साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो या हमारा सेंट्रल इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, जब तक आप दिल्ली नहीं जाते, वहां पर तैयारी नहीं करते, जब तक वो कुछ खास चीजें आपको नहीं बताई जाती, इस तरीके से मुझे लगता है बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन है, केओस है और थोड़ा सा गाइडेंस की कमी है। अदरवाइज तैयारी अपने स्तर पर भी की जा सकती है। क्या ऐसा मेरा मानना जो है वो गलत है या सही है? इसमें आपका क्या इनपुट है? देखिए सर, ऐसा है कि 2-3 बिंदु हैं इस पे। पहला चीज़, जो सो कॉल्ड टीचर, सेलिब्रिटी टीचर्स की आप बात कर रहे हैं, वो अब टीचर नहीं रहे, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो जगह जगह इन्फ्लुएंसर हो गए, बेसिक यूट्यूबर्स हो गए हैं ये लोग। दूसरी चीज़, तो जो यूट्यूबर है वो कभी भी क्लास में नहीं आएगा, वो आपको इन्फ्लुएंस करके उस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज तो करवा देगा, लेकिन उसमें जो डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो उसको आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ही इज़ नॉट गोइंग टू कम टू गाइड यू। उसका काम केवल है कि मार्केटिंग सेल्स बॉय, सेल्समैन की तरह है, वो आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे और सेल करने के बाद कोई XYZ जो भी दूसरे लोग हैं वो आपको फर्दर गाइडेंस देंगे। तो यहाँ पर तो उनकी रेलेवेंसी है। हमारा काम क्या है? सिविल सर्विसेज एग्जाम के ब्रांड एम्बेसडर है। और बेसिकली एक स्टूडेंट की नीड क्या है? स्टूडेंट की नीड है, उसको चाहिए गाइडेंस, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए कि आप दिन भर मोटिवेट कर रहे हैं। आप मोटिवेट करके 1-2 दिन के लिए उसको हेल्प कर सकते हो, लेकिन ये एक लॉन्ग रन है, मैराथन है, इसमें आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है और आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सो कॉल्ड एजुकेटर्स हैं, उनका जो टीचिंग का जो तरीका है, जो कि यूट्यूब पे फेमस है होता है, वो है बेसिकली आपके MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कराना। अब जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट PCS के एग्ज़ाम है, इनकी खास बात है कि ये प्री ओरिएंटेड नहीं, ये मेंस ओरिएंटेड है। ये ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव है। आपने प्री में कितना अच्छा परफॉर्म किया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपकी मार्कशीट पे कोई इसका मार्किंग नहीं होती, ना आपकी रैंक बनती है। सारा का सारा खेल मेंस का है। और मजे की बात है कि ये सारी की सारी पढ़ाई प्री ओरिएंटेड है कि आपको हम प्री पास करा देंगे। प्री आप पास करा देंगे, पहली बात तो आपके अंदर क्षमता ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हैं कि प्री पास करा भी देंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन तो दिला ही नहीं सकते, क्योंकि ये पेपर पढ़ने का है ही नहीं। जो ज्यादा पढ़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ेगा, उसका प्री होगा। मेरा ये मानना है कि हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी अगर करनी है तो ये एक होलिस्टिक व्यू है, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। आप प्री या मेन या पर्सनालिटी असेसमेंट इंटरव्यू नहीं, आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना, एग्जाम क्वालिफाई का, प्री नहीं क्वालिफाई का। 360 डिग्री का एनालिसिस हाँ, होना चाहिए। एक जो ये ब्लॉग्स बने हुए ना कि हमें प्री की पहले तैयारी करें, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर भी लिया तो क्या तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। आपके पास 90 दिन से कम का समय है, आपको मेंस लिखना, मेंस की तैयारी है। और सिलेबस मेंस का ऐसा है कि वो 90 दिन में आप केवल अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बच्चे सर, अपग्रेड कर सकते मतलब हैं। जहां तक हमने देखा, बच्चे कंफ्यूज तो रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको डूज एंड डोंट ही नहीं पता रहते।
उनको लगता है मोबाइल फ़ोन पे जो यूट्यूबर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बस वो उसी को सुन लेंगे, उनका काम हो जाएगा। जैसे एक रेडी टू फूड आता है, रेडी टू ईट फूड आता है, हाँ, ऐसे उनको प्रिपरेशन भी चाहिए रेडीमेड, कि कोई उनको बस रेडीमेड प्रिपरेशन दे दे, कह देगा तुम शर्ट पहन लो बस तुम्हारा यूपीएससी हो गया। यहाँ आपको खुद मरना पड़ेगा, हर दिन मरना है, हर दिन जीना है। नहीं, मुझे लगता है कि जब तक आप एनसीईआरटी को बेस बना हाँ। कर नहीं पढ़ते, जब तक आप न्यूज़पेपर्स नहीं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, पढ़ते। जब तक आप खुद से अपने नोट्स प्रीलिम्स हाँ। और मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखकर नहीं नहीं बनाते, बनाते नहीं होगा। और मेंस का सिलेबस आपका बेसिस होता है, उसी का सबसेट प्रीलिम्स भी है। हाँ, उसका सबसेट है। एडिटोरियल जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे सर, हाँ, ऐसे आप कैसे ऐसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे? और जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 जो मेन एग्जाम में हैं, वो भी बहुत एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करते और हैं। सर जनरली होता क्या है, जब बच्चा नया नया आता है मार्केट में, तो कोचिंग्स वगैरह या जो भी मतलब ऐसे ब्रांड जो भी आप कह रहे हैं, जिनको जैसे दिल्ली, मक्का मदीना एक तरीके से मान लिया जाता है, वो बच्चों को ऐसा मिसगाइड कर देते हैं कि तुम पहले प्री तो निकालो, पहले प्री तो निकालो ना, तो वो मेंस को साइडलाइन कर देते हैं। मेंस बड़ा दे ओनली टॉक अबाउट क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, कि प्री निकालो, प्री जबकि निकालो। अगर मुझे लगता है आप मेंस को बेसिस बना करके अपने आप डिटेल एनालिटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तैयार करें तो प्री तो अपने आप निकल जाएगा। प्री इज अ पार्ट ऑफ मेंस। और सर अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए आपका किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो भी गया, देन आई कैन बेट कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएंगे, आप जॉब में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको वो हैबिट्स अपने अंदर लानी पड़ेगी जो एक प्रशासक में होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में यू हैव टू राइट हाँ। मेनी फाइल्स many- पर डे। हाँ, नोट्स लिखने हैं, कमेंट्स लिखने हैं, ऑर्डर्स लिखने हैं, और आपको रिपोर्ट, लिखना ही नहीं आता। लेकिन फाइलिंग, तो फाइल पर आपके कमेंट्स तो लिखने Throughout your service। नहीं, और आपको लिखना ही नहीं आता नहीं तो तो कमीशन अलाउ नहीं करेगा। लिखने में हाथ दर्द करेगा ना, तो बच्चा तो कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, कहता है नहीं लिखेंगे नहीं हम, तो लिखने में हाथ का दिमाग का यूज है ना। जो सो कॉल्ड ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, नॉट इवन अ सिंगल सिलेक्शन, जेन्युइन सिंगल सिलेक्शन दे है, एक भी जेन्युइन सिंगल सिलेक्शन उनके पास नहीं है। क्लेम करने को कर दिया लेकिन वो कर ही नहीं सके। उनके पास वो एक प्रोग्राम ही नहीं जिसमें बच्चे को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड वो लेके जा सके। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा कर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लिया, अपने कोर्स को सेल किया, सेल करने के बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया। क्योंकि बहुत सिंपल वे में स्ट्रक्चर्ड अच्छा, वे में मुझे अगर लगता है तैयारी की एक जाए तो कुछ तो हो जाएगा। ये जो अपने यहाँ कोर्सेज या प्रोग्राम चलाते हैं बैचेस के, उनके ये नाम बड़े बड़े कैची, बड़े एकलव्य, विराट। ऑर्नामेंटल टाइप के रखते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, QIP और कुछ इस तरीके का। तो मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, तैयारी कर रहा है, और वो कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान दे, हाँ सर बिल्कुल। न्यूज़पेपर्स अच्छे तरीके से पढ़े, करंट के नोट्स बनाए, और मेन एग्जाम का सिलेबस सबसे अच्छे तरीके से तैयार करें। और जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद नहीं बनाएंगे और एनसीईआरटी को आप बेसिस बनाकर तैयारी नहीं करेंगे, ये सबसे सस्ती पढ़ाई है। हाँ, और सबसे सस्ता एग्जाम, बस ये बहुत डिमांडिंग है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट, कोई क्रैश कोर्स नहीं कोई है, आपको कोई पढ़ा कैप्सूल नहीं सकता सर, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कोई कैप्सूल कोर्स आपको नहीं खुद ही पढ़ना है, या कोई मैजिक मंत्रा, गुरु मंत्रा कि ऐसा हम कुछ बताते हैं नहीं और है, आप ऐसा रातों कुछ रात उसको आईएएस हो जाए। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते, जब तक आप 2 साल कम से कम अपनी जिंदगी का इसमें निवेश नहीं करेंगे, समय नहीं लगाएंगे, एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, हम्म, तो पेंडुलम चलता तो दिन भर है, पहुंचता कहीं कहीं नहीं, वैसे ही होगा। तो दिशा और दशा तैयारी की दोनों सही आपको रखनी है, और परिश्रम बहुत करना है। गाइडेंस इसमें जरूरी है और सही गाइडेंस की जरूरत गाइडेंस बहुत जरूरी है, गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्ले। गाइडेंस लेकिन ये है कि मतलब कौन गाइड कर रहा है, कौन गाइड कर यही मैं भी ये भी एक समझता हूँ बड़ा- कि इस एग्जाम में गाइडेंस के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये- और वो गाइडेंस Haphazard आपके घर syllabus है में। ना, haphazard syllabus उसके है। पीछे वजह ये भी है कि Define अब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे आप BA, BSc, BCom, लॉ या जिस भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें जो एग्जाम होता है, जो वहाँ का सिलेबस है, जिस तरीके का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है हमारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, और जो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में, स्टेट सिविल सर्विसेज में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस है, जो एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में और कमीशन के पेपर्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप अपने फील्ड के थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं,
तो भी, और अगर आप किसी तरीके से पास होते चले गए तो भी, यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए आपको नए सिरे से जीरो टू जेनिथ, स्क्रैच टू स्काई खुद से शुरू करना पड़ेगा। उससे और इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि इट इज अ मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, हेट्रोजेनस एग्जाम है। इसमें हर स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स एंड डिसिप्लिन्स, लॉ, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिसिन, सारी तरफ से स्टूडेंट आकर के अपीयर होते हैं। तो इसमें किसी का कोई एरिया स्ट्रांग है, किसी का कोई एरिया स्ट्रांग है। सवाल हर तरह से, हर जगह से, हर एरिया से पूछे जाते हैं। तो बड़ी होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्रैश कोर्स, कोई कैप्सूल कोर्स नहीं है। एक ही गुरु मंत्र है, परिश्रम, परिश्रम और पुरुषार्थ, तपस्या है ये। और वो भी एक ऐसी तपस्या और पुरुषार्थ जो सही और सार्थक दिशा में। दिशा में होनी चाहिए। तो इसमें राइट वे में अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनी है तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स वही मुझे लगता है कि शायद गाइडेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गाइडेंस आपको घर में भी मिल सकती है, आपके बड़े भाई बहन हो, आपके माता पिता हो, या आपके कोई टीचर्स हो। कोचिंग का सब ये रहता है कि कोचिंग में थोड़ा सा बच्चे का फ्लो बना रहता है, रिदम बना रहता है, टच में रहता है टीचर्स। गाइड भी वही कर सकता है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के टच में लगातार लगा बना। मान लीजिए जिसने एग्जाम को जिया हो। मैं 2015 में आईएएस क्वालिफाई कर गया, और अब मेरे घर का कोई 2025 में आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब 2015 के बाद से मैंने यूपीएससी का कुछ भी, मैं टच में नहीं हूं उसके एग्जाम के और सिलेबस के और पैटर्न के। तो मैं बावजूद आईएएस होने के अपने उस बच्चे की तैयारी जो कि हमारे घर में अब 10 साल बाद अब यूपीएससी देने जा रहा है, हाँ, उसको मैं आप उसको नहीं नहीं कर गाइड पाएंगे। करता हूं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी बड़ी पोस्ट पे और बड़ी जगहों पे पहुंच गए हैं, और अभी जब विजिट करते तो उनको कोई भी एकदम अंदाजा नहीं कि इस वक्त एग्जाम का पैटर्न कैसा है। उसमें से कई को मैं तो चेंज होता रहता है। 1998 से सिविल सर्विसेज में गाइड और मेंटरिंग का काम कर रहा हूँ, गाइडेंस और मेंटरिंग का काम। तो मेरे जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट 98, 99, 2000 में क्वालिफाई किए, तो आज वो अब लगभग 23-24 साल की उनकी सर्विस हो चुकी है। तो वो अपने सर्विस में बहुत सीनियर पोजीशंस पर है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं उनसे पूछता हूँ यार तुम आओ कुछ हमारे बच्चों को गाइड करो, तो कहते हैं सर हम लोग जब पेपर दे रहे थे तो 2 ऑप्शनल था, जीएस के 2 पेपर होते थे, और एथिक्स वगैरह तो हम लोगों ने ऐसे तैयारी नहीं किया। तो सर हम बस कुछ मोटिवेशनल टॉक तो दे सकते हैं, या हम कुछ तैयारी में कुछ कोटेशंस बता सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल, अदरवाइज नहीं। ये तो इसलिए, और इसीलिए यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार हर स्टेट और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के पैटर्न से, सिलेबस से जुड़े हैं। यही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ती कुछ किताबों में। इंटरनल सिक्योरिटी की कोई बुक है, वो किसी आईपीएस ने अगर लिख दी तो हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाती है। जबकि इंटरनल सिक्योरिटी में यूपीएससी की क्या डिमांड है, वो व्यक्ति विशेष जो अभी उसको पता है कि हाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर उसके जिले में संभाला जाए, उसके लिए तो विशेषज्ञता वो रखता है। लेकिन यूपीएससी में किस तरह की डिमांड है, क्या पूछा जाता है, किस तरह के सवाल उठेंगे, उसके बारे में बुक कभी भी बात नहीं करती। तो आप देखेंगे बड़ी हल्की किताब होता है। बड़े बड़े आईपीएस आईएएस अधिकारी जब किताबें लिखते तो वो उनकी सेल तो बहुत बढ़ती है। और यही चीज तो है हमें इन बड़े इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड में दिखाई पड़ती कि हाँ कि इसमें भी है कि उनको उनका टच नहीं है एग्जाम के साथ, और बस वही कि 4 आईपीएस 2 आईएएस और एक बोर्ड बना लिया, और दे हैव नो सेंस कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे सवाल आएंगे। अभी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, अभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मेंस में ये पोर्शन और ये चीज़ें आएंगी 80% श्योरिटी के साथ। 100% तो श्योरिटी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाँ आइडेंटिफाई है जिसमें पता है कि 80% इस एरिया से आएगा और 20% मिसलेनियस है, ये इंपॉर्टेंट इसी से आएगा। और हम लोग लास्ट 3 to 4 ईयर से लगातार देख रहे हैं कि जितना भी प्रेडिक्शन होता है वो सीधा का सीधा सारा का सारा नोट से आता है। क्यों आता है? क्योंकि सीधी सी बात है, एकदम क्रिस्प नोट्स हैं, छोटा सा नोट्स, 50,000 पेजेस का नोट्स आप बना लीजिए, कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा। कमाल तो तब है जब 200 पेजेस का 500 पेजेस के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं उसी में से आ जाए। अच्छा, मैंने इस बार देखा कि हम लोगों का जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का पेपर 16 जून 2024 का आया, इसमें जैसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का पोर्शन मेरा है, आपका इकोनॉमी का है, आपका साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट इकोलॉजी का है।
काफी कुछ हम लोगों ने क्लास नोट्स में इन एरियाज को कवर किया और क्वेश्चंस या तो उससे बेस्ड हैं या उससे मिलते जुलते पूछे। लगभग इस बार का तो सारा ही पेपर जो है नोट से सब कुछ आ गया, नोट्स हैं, शीट्स हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई बच्चा क्वेश्चन बेस्ड रहा है, बच्चा कर सकता है, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन स्टूडेंट आर गोइंग टू क्वालिफाई। जो है उस बात का अगर आईएएस या आईपीएस न भी हो, लेकिन अगर एग्जामिनेशन के पैटर्न के साथ रेगुलरली जुड़ा है, टच में है, तो भी वो अच्छा गाइड कर सकता है। और अगर सिविल सर्विसेज में भी है लेकिन टच में नहीं है, तो नहीं पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं चलेगा। सिलेबस नहीं देख रहा है, तो शायद वो बेहतरीन गाइडेंस नहीं देगा। नहीं, इस बार तो मेरी तो खुद से बात हुई बच्चों से अपने, और मल्टीपल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट द मेंस। बहुत सारे बच्चे इस बार मेंस लिखेंगे और बड़ा अच्छा पेपर रहा बच्चों का। मुझे लगता है कि 2025 ऑनवर्ड्स और आने वाले इस 2024 के मेन एग्जाम के लिए हम लोग को कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करके, जो हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन पॉलिसी में, जो पॉलिटिकल सिस्टम में डेवलपमेंट है, जिस तरीके से सरकार लोकसभा में 18वीं लोकसभा बनी, अब आने वाले कुछ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो 370 धारा 300 अनुच्छेद 370 को शिथिल किया गया, पहला इलेक्शन होगा, डिलिमिटेशन कमीशन बन रहा है, डिलिमिटेशन से था भी कुछ। सवाल भी है इस बार। तो इसमें कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके? कंक्लूडिंग रिमार्क्स सिर्फ सब इतना ही है कि अपने आप पे यकीन रखिए, मेहनत करिए, तपस्या करिए, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए। अभी तक प्री अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन मेंस हमेशा से प्रेडिक्टेबल रहा है। पिछले साल के भी जितने मेंस में सारे के सारे प्रेडिक्टेबल थे, और क्वेश्चन जितने भी थे वो सबके सब नोट्स से आते थे। इस साल प्री भी प्रेडिक्टेबल हो गया है, और मेंस हमेशा की तरह प्रेडिक्टेबल, उसको क्रैक करना बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास मटेरियल, लिमिटेड मटेरियल के मल्टीपल रिवीजन करने से आप गेस कर सकते हैं। आप मतलब बड़ी घटना है। लास्ट ईयर हम लोग बात करते हैं चंद्रयान के लिए, चंद्रयान से सवाल आ गया था। उससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका ने S-400 मिसाइल भेजा था, उससे मतलब आप जो है, जो भी बहुत बड़ी चीज हुई हो, जिस ऐसा कोई इवेंट जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, सिंपल सा। यानी ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषय जिनसे एक बड़ी जनसंख्या के हितों का सरोकार जुड़ा हो, वही आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे ही आप इस आईने से देखना शुरू करते हैं, जो एरिया जो आपको समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, वो बहुत ही सिकुड़ कर बहुत छोटा रह जाता है, क्योंकि ऐसी बड़ी घटनाएं बहुत कम है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड लाना। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, मतलब जो आपकी पॉलिसी, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक उसको एटीट्यूड। हम लोग फौज में कहते थे OLQ, ऑफिसर्स लाइक लाइक क्वालिटी। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो आपको ऐसे तो बहुत कुछ है। लाना पड़ेगा। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो मेरा आपसे ये कहना है, आप सब लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की हो या यूपीएससी हो, आप सब लोग अपने से तैयारी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा हिम्मत और हौसला रखने की, और ये तैयारी लंबी होती है, जिसमें कम से कम 2 साल का समय आपको देना पड़ेगा। कुछ बुनियादी बातें हैं, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अपने से हैंड रिटन नोट्स खुद आपको तैयार करने हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें एडवांस स्टडीज़ के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। और पिछले 4-5 सालों का अगर आप प्री और मेंस का पेपर निकाल करके उसको दोहराएं, अटेम्प्ट करें, देखें, और सिलेबस को सबसे पहले, कोई भी एग्जाम, सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें और समझें, और फिर नोट्स बनाएं। और किसी शॉर्टकट या क्रैश कोर्स या कैप्सूल कोर्स जैसी चीज़ों के बारे में न सोचें। इसमें सिर्फ आपकी मेहनत, हार्ड वर्क अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर आपको समय समय पर विजिट करना चाहिए, उससे नोट्स बनाने चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, उनको आप रेफर करें। और अगर आपको अपनी तैयारी में किसी भी तरीके की किसी सहायता, हेल्प, असिस्टेंस, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए ये फ़ोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट एड्रेस इस वीडियो के साथ, इस क्लिप में आपको आसानी से दिख रहे हैं।
आप उसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम सब लोग अपनी पूरी टीम के साथ जितनी भी आपकी सहायता कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, और अगर आपके करियर में, आपके सिविल सर्विसेज के ड्रीम को पूरा करने में हमारा थोड़ा सा भी योगदान रहता है तो हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।